और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम बात करेंगे बदल गए सुर, यानी कर्नाटक की जीत ने विपक्ष के सुर किस तरह बदल दिए हैं। वहीं 2024 की तैयारी, कौन किस पर भारी में हम बताएंगे। उत्तराखंड में लोकसभा की जंग फतह करने के लिए बीजेपी जहां रणनीति बदलने पर मजबूर हुई है, तो वहीं कांग्रेस आक्रामक रुख अख्तियार करने की मंशा में है। और इसके साथ ही नल कनेक्शन में यूपी की छलांग में बात करेंगे। सर्वाधिक नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में मिली बढ़त पर बात होगी। तो अब चलिए चलते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे बदल गए सुर। जी हां, कर्नाटक में बात करते हैं बदल गए सुर। कर्नाटक में बीजेपी का किला ध्वस्त करके कांग्रेस ने न सिर्फ सत्ता में वापसी की बल्कि मजबूत स्थिति में भी आ गई है। आपको बता दें कि किसी बड़े राज्य में लंबे समय बाद कांग्रेस को जीत हासिल हुई है और इसका श्रेय राहुल गांधी को दिया जा रहा है। बहरहाल दक्षिण भारत में मिली इस जीत ने कांग्रेस को विपक्षी एकता के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी एकता की कवायद तेज हो गई है। अभी तक कांग्रेस से दूरी बनाकर चलने वाले दलों के सुर कर्नाटक चुनाव नतीजे आने के बाद बदलने लगे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यह साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंत की शुरुआत है। कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस जहां भी बहुमत की ओर होगी, उनकी पार्टी कांग्रेस का साथ देगी। देखिए जरा खास रिपोर्ट। बदले गए सुर, कर्नाटक की जीत ने बदल दिए विपक्ष के सुर। अब मिशन 2024 की सियासी धुरी में कांग्रेस। पवार, ममता, पटनायक के रुख में बड़ी तब्दीली। ममता बनर्जी ने कहा, कांग्रेस जहां मजबूत है, हम उसका समर्थन करने को तैयार हैं। महबूबा मुफ्ती कर्नाटक चुनाव नतीजों को बता रही उम्मीद की किरण। नवीन पटनायक कह रहे हैं, सिंगल या डबल इंजन की सरकार कोई मायने नहीं रखती, सफलता के लिए सुशासन अहम। कर्नाटक में कांग्रेस को प्रचंड जीत कई मायनों में अहम है। फिलहाल अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस के लिए ये जीत ऑक्सीजन से कम नहीं है और इस जीत ने कांग्रेस के प्रति बाकी विपक्षी दलों का नजरिया भी बदल दिया है। यही वजह है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी, शरद पवार और नवीन पटनायक के सुर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी का किला ध्वस्त करके कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता में ही वापसी नहीं की है, मजबूत स्थिति में भी आ गई है। किसी बड़े राज्य में लंबे समय बाद कांग्रेस को जीत हासिल हुई है और इसका श्रेय राहुल गांधी को दिया जा रहा है। अब दक्षिण भारत में मिली इस जीत ने कांग्रेस को विपक्षी एकता के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। यूं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी एकता की कवायद महीनों से हो रही है। कर्नाटक चुनाव से पहले तक कांग्रेस बैकफुट पर थी। कांग्रेस इस मिशन के लिए खुद पहल करने के बजाय पर्दे के पीछे से दांव चल रही थी। विपक्षी एकता के लिए बुने जा रहे सियासी ताने बाने में अभी तक कांग्रेस से दूरी बनाकर चलने वाले दलों के सुर कर्नाटक चुनाव नतीजे के बाद बदलने लगे हैं। कर्नाटक के नतीजे आते ही विपक्षी खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इन चुनाव नतीजों ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई के लिए विपक्ष को ताकत दी। आपको बता दें कि इस जीत पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंत की शुरुआत है। कर्नाटक के बाद छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि बीजेपी का क्या हश्र होगा, लेकिन इतना तय है कि कर्नाटक के नतीजे बीजेपी की चुनावी मुहिम में लगातार मिल रही सफलता पर ब्रेक लगा दिया है।
वहीं अब ममता बनर्जी ने बदले सुरों में कहा है कि कांग्रेस जहां मजबूत है, हम उसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस को यहां हमारे खिलाफ हर दिन लड़ना बंद करना चाहिए। तो ये ममता की बात थी। वहीं पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कर्नाटक चुनाव के नतीजों को उम्मीद की किरण बताया है, जबकि ओडिशा के सीएम और बीजेडी चीफ नवीन पटनायक ने भी बीजेपी पर इशारों ही इशारों में तंज कसा है। पटनायक ने कहा, सिंगल या डबल इंजन की सरकार कोई मायने नहीं रखती, बल्कि सुशासन ही किसी पार्टी को जिताने में मदद करता है। उधर शिवसेना नेता और सांसद संजय रावत ने कहा कि कर्नाटक तो झांकी है, अभी पूरा हिंदुस्तान बाकी है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को संजय रावत ने विपक्ष की जीत बताई है। साथ ही कहा है कि महाविकास अघाड़ी में आंतरिक रूप से कोई गलतफहमी नहीं है और न कोई मतभेद है। हम एकजुट हैं और 2024 में बीजेपी का नाम लेवा कोई नहीं होगा। जाहिर है कि कर्नाटक ने विपक्ष के हौसले बुलंद कर दिए हैं। महाविकास अघाड़ी में शामिल शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी और कांग्रेस तीनों दल अभी तक अलग अलग सुर में बात कर रहे थे और कांग्रेस और एनसीपी नेताओं के बीच बयानबाजी में महाविकास अघाड़ी के बिखरने का संदेश जा रहा था। लेकिन कर्नाटक चुनाव नतीजे के बाद बैठक कर एकजुट रहने का संदेश दिया गया। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि महाराष्ट्र में होने वाले महाविकास अघाड़ी की रैली में तीनों ही दल के नेता शामिल होंगे। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि कर्नाटक के नतीजों से सभी को एक संदेश मिला है और सभी विपक्षी पार्टियों को एक रास्ता दिखाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्नाटक जैसी स्थिति अन्य राज्यों में पैदा करने की जरूरत है। कर्नाटक जैसे हालात पैदा करने के लिए दूसरे राज्यों में भी मेहनत करने की जरूरत है। पवार ने एनडीए के खिलाफ विपक्षी दलों को लामबंद करने की अपील करते हुए कहा है कि अलग अलग राज्यों में समान विचारधारा वाली पार्टी एक साथ आकर जनता को एक विकल्प दे सकती है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले विपक्षी एकता की कवायद पर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा था कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। कांग्रेस को दरकिनार कर विपक्षी एकता की बात ममता कर रही थी, और लेकिन कर्नाटक के चुनावी नतीजे और हाल ही में नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद से उनके रुख में कुछ बदलाव आया है। और इतना ही नहीं, बीजेपी के प्रति नरम रुख अपनाने वाले नवीन पटनायक का रुख भी बदल रहा है। विपक्ष की रणनीति। 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए को करीब 45% वोट मिले थे। बाकी 55% वोट कांग्रेस समेत अन्य दलों को मिले थे। 55% वोट को एकजुट करने के हो रहे प्रयास। 2024 में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए दी जा रही मुद्दों को धार। मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने 1:1 फॉर्मूला दिया। 1989 के दौरान वीपी सिंह के समर्थन में और 1977 में इंदिरा के विरोध में यही फॉर्मूला काम आया था। आपको बता दें कि जब किसी मजबूत पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ बाकी सभी विपक्षी दल मिलकर अपना सिर्फ एक उम्मीदवार उतारते हैं तो इसे 1:1 का फॉर्मूला कहा जाता है। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने कहा है कि 2024 में बीजेपी के एक उम्मीदवार के सामने अगर विपक्ष ने एक ही उम्मीदवार उतारा तो बीजेपी की हार तय है। पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के मुताबिक 1989 के दौरान वीपी सिंह के समर्थन में और 1977 में इंदिरा के विरोध में यही फॉर्मूला काम आया था। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बसपा समेत बड़े विपक्षी दल मिलकर चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार उतारे। ऐसा करने से बीजेपी के विरोध में पड़ने वाले वोटों को बंटने से रोका जा सकेगा। मान लीजिए 2024 में सभी विपक्षी दल इस फॉर्मूले से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो बिहार में आरजेडी और जेडीयू चाहेंगे कि उनके हिस्से में ज्यादा सीटें आए। इसी तरह यूपी में सपा, बसपा और आरएलडी ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहेगी। बहरहाल अगर सहमति नहीं दिखाई गई तो इससे विपक्षी दलों की एकता खतरे में पड़ सकती है।
अगर सीटों को लेकर तालमेल बन भी जाए तो लड़ाई पीएम पद को लेकर शुरू होगी। अगर गठबंधन में शामिल सभी बड़े दलों के नेता खुद को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल कर लेते हैं तो ऐसे में ये तय करना बेहद मुश्किल होगा कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगर सीट और प्रधानमंत्री पद पर बात बन भी जाए तो सरकार में हिस्सेदारी को लेकर टकराव होना तय है। हर क्षेत्रीय दल मंत्रिमंडल में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी चाहेगा, जबकि मंत्री पदों की संख्या निश्चित होती है। ऐसे में किसी दल की सरकार में हिस्सेदारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होगी तो वो गठबंधन से अलग होने की धमकी दे सकता है। वहीं विपक्षी एकता की एक समस्या विचारधारा के स्तर पर भी है, यही कि कांग्रेस वीर सावरकर का विरोध करती है, जबकि शिवसेना और एनसीपी नेताओं की नजर में वो सम्मानित हैं। इससे टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है और इसी तरह से 3 तलाक कानून, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने और कॉमन सिविल कोड पर शिवसेना बीजेपी का समर्थन करती है, वहीं कांग्रेस का स्टैंड अलग है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।